Today's lecture is about, it's a review sort of. आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, जिन्होंने डेटा माइनिंग पढ़ी हुई है और दूसरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, एआई पढ़ा हुआ है, तो सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या नहीं देखा था आपने इससे पहले। So this is about deep learning in NLP और अगले 5 लेक्चर्स इसी टॉपिक के ऊपर है। फिर मैं उसी डेप्थ में जाऊंगा जितना आप मुझे अलाउ करेंगे, लेकिन आपका बैच मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अप फ्रंट होगा। तो अगर आपको याद हो कि किसी वक्त में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अभी तुमने क्लास ही ली थी? एनएलपी में नहीं, मुझे तो लगा था किसी क्लास में बैठी थी। अभी सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या था कि हमने कोई सेंटेंस लिया, फॉर एग्जांपल, उसको हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लासिफायर है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हमने कोई सेंटेंस लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सही, एंड ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है ना। तो इसके साथ हमने एक लगाया हुआ है गोल्ड लेबल विच सेज नेगेटिव और मीनिंग 0, तो रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेंटिमेंट। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर ने क्या किया, इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया इनटू सम नंबर ऑफ फीचर्स, सम n फीचर्स। इसके अंदर लेंथ ऑफ सेंटेंस, गुड वर्ड्स, बैड वर्ड्स, कुछ फीचर्स ले लिए। तो these features are x1, x2, let's say some n features। उसके बाद हमने क्या किया, इन फीचर्स को कंबाइन किया यूजिंग द समेशन ऑपरेटर। तो इस तरह डायरेक्टली कंबाइन नहीं किया, बल्कि वेटेड कॉम्बिनेशन दी, वेट्स लगा लिए कि फीचर 1 को वेट 1, फीचर 2 को वेट 2, फीचर n को वेट n। उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू आ गई which we call z, और हमने एक और एडिशनल पैरामीटर दिया जिसको हमने लिखा था बायस, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज अ 1। वो आपस में बातें मत करो, क्वेश्चन हो तो पूछ ले। तुम लोगों को कोई डिस्टेंसिंग, चलो वरना तो बुरा लगता है तुम लोग इकट्ठे के बैठे हुए डिस्टेंसिंग करना। चलो ये बायस हो गया। तो पढ़ा रहे थे ये दो बात नहीं सर, मैं उससे कह रहा था कि एआई में एक ही न्यूमेरिकल किया तो ऐसे ही था, यही था, बस एक ही था सर, बस इसी पैटर्न पे ऐसे चल रहा है। अभी सीख लो ना, उसके बाद अभी तो शुरू हुआ, ये तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ पिछले जमाने का। उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट इज दिस जी बाय द वे। तो ये जो जी है, एक पेन में छोड़ गया। This z is basically this vector x. X एक वेक्टर है of size n, and there is this equivalent sized vector w, इसका डॉट प्रोडक्ट है, प्लस हमने किया b, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हमने, ये तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेट्स, किस तरह के वेट्स हैं, बड़े वेट्स हैं, छोटे वेट्स हैं, तो हमने इसको नॉर्मलाइज करना है इनटू अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज़ वी वांट अ प्रोबेबिलिटी। उसको सिग्मॉइड में से गुजारा, दिस इज सिग्मॉइड फंक्शन, you get a, जिसको कहते हैं सिग्मॉइड ऑफ z। और फिर चूंकि सिग्मॉइड क्या करता है, दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन, 0.5 से क्रॉस किया इसने y एक्सिस को, और 1 और 0 के दरमियान में स्क्विश कर लेता है जो भी वैल्यू z की होगी,
1 और 0 के दरमियान में स्क्विश हो जाएगी। जरा बड़ी वैल्यू होगी तो इट वुड बी, जरा सी भी बड़ी वैल्यू है तो 0.99, जरा सी भी छोटी वैल्यू हुई नेगेटिव में तो इट वुड बी 0.01 and we call that y hat. So we have y, we have a y hat. ये कभी भी 1 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन हमारे पास यहाँ जो लेबल्स होंगे वो तो 0 होंगे या 1 होगा। अब क्या है कि we decided on a loss function and that is a function calculating the difference between y and y hat. अगर ये डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन गलत है, अगर ये डिफरेंस कम है तो इसका मतलब है कि प्रेडिक्शन ठीक है, लेकिन देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑलवेज, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये 1 होगा ना ये 0 होगा, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है? सही करने का तरीका है, इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन। हम इसमें बैक प्रोपगेट करेंगे वो ऐसे कि हम कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो y को हमने सही करना है, यानी सही से मुराद है कि y हैट को y के करीब लेके आना है। अगर तो डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हमने ये वैल्यूज अपडेट करनी है, जिसका मतलब है कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है द डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। ये बताता है कि a को हम कितना मॉडिफाई करेंगे तो हमारा लॉस फंक्शन चेंज होगा, और हम चेंज को यानी लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, व्हिच मींस कि a को उस तरफ लेके जाएंगे जहां पे लॉस फंक्शन डिक्रीज होगा। फिर इसी तरह हम ये बैक प्रोपगेशन है, यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे हम ये देखेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ a डिपेंड्स ऑन z, हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, उससे यहाँ पे आएंगे तो नाउ द कैलकुलेशन बिकम्स differential of the loss function with respect to this vector w। यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस आ गया और फिर आपके सारे वेट्स w मॉडिफाई हो गए, एंड इन एडिशन में जैसा है we also want the differential of the loss function with respect to b को भी अपडेट करें। तो these are the parameters of logistic regression, w's and b, the n+1 parameters in this। अब ये भी आप लोगों को मालूम है कि this all combined is also called a single neuron। ये एक न्यूरॉन है और इसको परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। और भी कोई नाम सुना आपने? लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट है एसेंशियली। कोई क्वेश्चंस इसके बारे में? नहीं है? अब एनएलपी में डीप लर्निंग कहाँ से शुरू होती है वो वहां से वैसे हम शुरू कर चुके हैं, अगेन उसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको। वो ये है कि अब हमारे पास हमने एम्बेडिंग्स निकाली थी, वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स। वो हमने कैसे निकाली थी? किसी को याद है? देयर आर टू मॉडल्स, वर्ड टू कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड मॉडल। देखो ऑनलाइन बच्चों की सौगात, कुछ नहीं नजर आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ बच्चों को सब नजर आ रहा है और फील भी आ रही है। अच्छा, there were two models. There was continuous bag of words model and there was the skip-gram model. ये रेड क्यों दिखा रहा है? नहीं, ये हीट पे तो नहीं लगा है? ठंडी हवा है, ठंडी हवा फेंक रहे हैं, एरर लिखा है सही, वो बिल्कुल एफआईपी वाली कहानी है सर, एरर को छोड़े हैं, रिजल्ट सही नजर आ रहा। अच्छा यार, तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाते रहोगे तो मुझे बहुत दूर दूर बिठाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे। 15 फुट का डिस्टेंस कर सकता हूँ मैं इस नंबर के साथ। अच्छा, तो हमने शैनन गेम को इस्तेमाल किया था, व्हिच वाज हम मिडिल वर्ड को मास्क कर लेते थे। ये मास्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हमने वहां पे भी किसी हद तक किया हुआ था। तो हमने मिडिल वर्ड को मास्क कर लिया और उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम अ जनरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई सेंटेंस सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे
नींद आ रही है। तुम्हें तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, इतनी बातें तुम लोग कर रहे हो। तो देखना ये लिखा हुआ है मैंने, आपको नजर आए या ना आए, मेरा मतलब यही है, मुझे नींद आ रही है। मैं इतने दिन से वो टैब अभी भी लेके आया हूँ, क्योंकि फंस गया तो टैब लेके, टैब इस्तेमाल करो, इनकी राइटिंग बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। तो मुझे नींद आ रही है, लेट्स सपोज कि हमारी वोकैबुलरी टोटली यही है। तो हमने क्या किया कि इसके हमने निकाले वन हॉट वेक्टर्स। वन हॉट वेक्टर्स में इनकी इनकोडिंग क्या बनेगी? लेट्स सपोज 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। इसको मैं मिस करा देता हूँ, 0 1 0 0 0 और 1 0 0 0 0। वन हॉट इनकोडिंग आ गई और ये मैंने मास्क कर लिया। इसको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। यानी कि जो भी नेटवर्क बीच में बनेगा, और मैं पहले लेफ्ट टू राइट बनाता रहा, आई एम ड्रॉइंग दिस बॉटम अप, मींस द सेम थिंग, लेकिन अगले आगे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो अब आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि मेरा जो भी नेटवर्क बने उसमें y hat जो हो, इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट 0 0 1 0 0 which would represent a। ये मैं चाह रहा हूँ, सॉरी y hat, ये y तो ये y मैंने ये रख लिया, y hat कुछ निकलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक नेटवर्क बनाया। दिस इज कॉल्ड द इनपुट लेयर। ये कोई कमाल नहीं कर रही इनपुट लेयर, इसका एक एक यूनिट सिर्फ ये कर रहा है कि जो इनकोडिंग वेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, जैसे 1 आया, इसने 1 पास कर दिया आगे, सही है। ये 0 आया कहीं पे, तो इसने 0 आगे पास कर दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल दिस लेयर इज डूइंग। मजे का काम आगे शुरू होता है। तो अगली लेयर है, इसमें कुछ लॉजिस्टिक यूनिट्स है, ये न्यूरॉन्स है। Each one of these circles represents this, और वो कनेक्टेड कुछ ऐसे हैं कि इस लेयर का हर यूनिट, फॉर एग्जांपल ये इस लेयर के हर यूनिट से कनेक्टेड है। दिस इज द फुली कनेक्टेड नेटवर्क। हर यूनिट, एवरी सिंगल यूनिट आउट ऑफ दिस 20 यूनिट्स, 20 हो गए ना, 4 times 20। तो फॉर एग्जांपल ये हर एक जो है वो इस हिडन कनेक्ट, हर एक। मैं सारे नहीं बना सकता, लेकिन इमेजिन कि ये सारे के सारे कनेक्टेड है। तो कितने हो गए टोटल जो कनेक्शंस है? टोटल कनेक्शंस कितने हो गए? 15 कैसे हो गए? 60 हो गए ना। There are 20 of these units and there are 3 of these, so 20 times 3 60। अब मैं उनको नंबर भी करता हूँ, थोड़ा सा नंबर ऐसे कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज, ये जो पहला यूनिट है, ये जब इस लेयर के दूसरे, तो दिस इज द फर्स्ट यूनिट कनेक्टेड टू द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस लेयर, so that would be 1 2 W1 3। See, in that sense this connection would be W or O, क्योंकि यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 नहीं, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेता हूँ। तो in that case this would be W61। सही समझ गया ना? बाकी सारे कंफ्यूज करने के लिए, वरना 20 हो जाता तो मसला हो जाता। तो ये हो गया। अब मैं इस सारे को एज ए मैट्रिक्स W लिखना चाहता हूँ। तो इस W में होगा क्या? इस W में कुछ ऐसा होगा, दिस W would be equal to, so this would be W11 W12 W13, that would be W21 W22 W23 and so on. So this would be a 20 3 cross 20,
तो मैं लिख देता हूँ 3 2, यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख दी 3 2। अब these are all x's, these are your inputs, जिस तरह हमने वहां पे लिया था ना। तो this x is a vector of size 20। तो जब हम x को लेंगे इधर, तो this is x1 x2 x20। यहाँ क्या कैलकुलेशन हो रही है? This is called the hidden layer। ये आपकी hidden layer। डीप लर्निंग कौन कौन पढ़ चुका है? बस एक, फिर तुम सबके लिए न्यू, फिर तुम्हारे लिए रिव्यू। हिडन लेयर में क्या कैलकुलेशन हो रही है? हिडन लेयर में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही है। एज जो हिडन लेयर की आउटपुट है, दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स W मल्टीप्लाइड बाय दिस X प्लस द बायस। ठीक है। अब चक्कर ये कि एज की डायमेंशन क्या है? कितनी है? एज की डायमेंशन W वाली नहीं है, 3 क्रॉस 1। इट्स अ वेक्टर ऑफ साइज 3। और आप देखें तो ये है, 3 वैल्यूज जनरेट करनी है ना एज ने, सिर्फ बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स जो सारी जा रही हैं, 3 वैल्यूज कैलकुलेट। तो वो ये हो रहा है कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 कर एडिशन, and it produces these 3 values in a vector. So this H is a vector of size 3। ये भी एक size 3 का वेक्टर बायस। ये क्या होगा फिर? इसे भी size 3 का वेक्टर होना चाहिए, which means कि this B is essentially B1 B2 B। इस लेयर की हर न्यूरॉन को एक बायस मिल रहा है। Okay, मैंने कहा था ये सर्कल सारे को रिप्रेजेंट कर। तो दिस इज द हिडन लेयर, और ये सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट लेयर है। दिस इज द सिंपलेस्ट डीप नेटवर्क। 1 2 3 4। दिस इज द आउटपुट लेयर। थोड़े से इससे डिफरेंट है, और इसमें भी हुआ हुआ कुछ यही है कि ये आपके जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं इधर आउटपुट लेयर के हर यूनिट से कनेक्टेड है। So this neuron is connected to this unit all the way to, and the same is the case with all 3, सारे fully connected। So this, let's say this is matrix U। इसकी dimensions क्या है? 3 क्रॉस 5। ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 5 U हो गया। यानी जो H1 H2 H3 की वैल्यूज आ रही हैं वो इन एजेस से क्रॉस होके, यानी मल्टीप्लाई होके वो यहाँ पहुंच रही है। दैट मीन्स कि जो कैलकुलेशन हो रही है वो है U, दिस मैट्रिक्स U मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर H। तो U की डायमेंशंस है, U is 3 क्रॉस 5 और H is 3 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 3 लिख लेता हूँ। H is 3 क्रॉस 1। तो ये आउटपुट क्या निकलेगी? 5 क्रॉस 1 निकलेगी। यानी essentially you're getting these 5 values 1 2 3 4 5 वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। जी, और उसी तरह से जैसा हमने यहाँ पे किया ना, इस तरह यहाँ भी कर सकते हैं। U11 U12 ऑल द वे, और फिर ये मैट्रिक्स बन गया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया एच से, आपके पास ये वाली आउटपुट्स आ गई। देयर नो बाउंड्स ऑन दीज आउटपुट्स। कुछ भी हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन कि ये वेट्स कैसे हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब हमने इसको किसी तरह से प्रेडिक्शन बनानी है ऑफ द वर्ड आर, राइट। लेट्स सपोज कि ये कुछ वैल्यूज आ गई, अब हमने उसको किसी तरह स्क्विश करना है इनटू zeros and ones। उसके लिए एक फंक्शन है जिसको कहते हैं सॉफ्ट मैक्स। हमने
इन वैल्यूज पे सॉफ्ट मैक्स से अप्लाई किया, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, बड़ी वैल्यूज भी हो सकती हैं, छोटी वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि सारी वैल्यूज को स्क्विश करके प्रोबेबिलिटी बना देता है। एक काम तो ये होता है इसका, टू थिंग्स। एक काम ये होता है कि सारी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी बन जाती हैं बिटवीन 0 एंड 1, सारी वैल्यूज 0 और 1 की रेंज में आ जाती हैं। दूसरी चीज ये होती है सॉफ्ट मैक्स लगाने से कि इन सारों का सम वो 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी बन गई। जब 1 हो गया उसमें अब देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि एक वैल्यू कोई बड़ी होगी, बाकी सारी छोटी। तो वो क्या करता है सॉफ्ट मैक्स का, आप उसके बाद ये खुद ही कर लेते हैं कि कर सकते हैं कि जो सबसे हाई वैल्यू उसको 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो रहा ये कि यू गेट दीज प्रोबेबिलिटीज, यू हैव अ y hat, इस सॉफ्ट मैक्स से निकला, तो y hat इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ दिस लेयर, और आप उसके साथ ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, y hat y which is the difference between this and this, और फिर बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं by the differential of this loss with respect to u. You go back, you calculate the differential with respect to w, और अपडेट करते हैं इन वैल्यूज को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। अपडेट की इक्वेशन आसान है, आप लोगों ने शायद पहले भी देखी हो। तो अपडेट ऑफ u एट टाइम t, so let's say this is टाइम स्टेप 1, पहला सेंटेंस दिया आपने, तो जो इनिशियल वैल्यूज होंगी which were u of the values of u at time step 0 जो इनिशियलाइज होंगे, उनने हमने एट द डिफरेंशियल दैट यू कैलकुलेटेड उससे मल्टीप्लाई करके इसको अपडेट कर दिया। तो ये अपडेट कुछ ऐसी है कि अगर तो ये प्रेडिक्शन जो आपने की y hat की इसके बहुत ही करीब थी, लेट्स से यहाँ बीच वाले में 0.99 था, बाकी सब में 0.001 0.0001 और सारे थे, तो फिर वो बहुत ही करीब होगा, तो डिफरेंशियल वुड बी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, या 0 के बहुत ही करीब होगा, बहुत छोटा चेंज होगा, व्हिच मींस जो वैल्यूज यहाँ पे थी वो कह रहे हैं कि आई एम रीअफर्मिंग कि वैल्यूज ठीक थी, यू डोंट नीड टू मेक अ चेंज। ठीक, वन। दूसरा केस ये हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई गलत जगह प्रेडिक्शन आ जाए, यहाँ पे इधर 0.99 आ रहा है, बाकी सब जगह 1, तो फिर वो कहेगा कि बहुत ही खराब प्रेडिक्शन थी, इन वैल्यूज को, किन वेट्स को चेंज किया जाए तो वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जाएगा। एंड यू कीप डूइंग दिस ओवर एंड ओवर। इसी तरह ये w को भी अपडेट करेंगे एट टाइम स्टेप t, दैट वुड बी w एट टाइम स्टेप t-1 एट अ लॉस फंक्शन, द डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w, और ये इधर मैट्रिक्स कैलकुलस है आपकी सारी, और उसमें हो रहा यही है कि आप ये देख रहे हैं कि कितना हम w को या इनके वेट्स को किस तरफ मूव करें तो लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट लेयर दिस इज द सिंपलेस्ट डीप नेटवर्क, जिसके अंदर एक्चुअली रिग्रेसर्स इधर ही लगे हुए, सिर्फ वो सॉफ्ट मैक्स लगी हुई आउटपुट में, इनपुट में तो कुछ हो ही नहीं रहा, आउटपुट में सॉफ्ट मैक्स है। तो ये हो गया आपका डीप नेटवर्क। और कोई क्वेश्चन? इसमें बायस का क्या रोल होता है जो ऐड हो रही है, क्योंकि मोस्ट केस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आप कंप्लीट वर्सेस नॉट को ऑन ऑफ करें। यहाँ जो ऐड हो रही है नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एडिशन है, नेगेटिव भी हो सकता है बायस, तो जस्ट अ टिल्ट, वो आपकी, आप कह सकते हैं कि अगर लीनियर बना रहे हैं तो ये जस्ट कैलकुलेटिंग द वाई एक्सिस क्रॉसिंग किधर होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऑनलाइन क्वेश्चंस? ऐसा तो नहीं पता चला मैंने रिकॉर्डिंग दबाई, रिकॉर्डिंग ही शुरू हुई, बच्चे कहेंगे सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। ये सिर्फ बहाना है, ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, ताकि तुम लोग आ जाओ अगली क्लास में। डीप नेटवर्क, डीप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में सिर्फ ये होगा, तो लेट्स सपोज कि मैं, ये तो हो गया किसी हद तक जेनरेटिव मॉडल कि यू हैव एन इनपुट और आप कुछ जेनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इन दिस केस इज द वर्ड आ। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बन सकते हैं, और
डीप लर्निंग में क्या है कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स मैं इसी तरह से इसको कह सकता हूँ कि आज मैं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तो अगर इसी को ले, आज बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सही है। ये आपने लिया सेंटेंस, आपने इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लिया, और फिर व्हाट यू वांट इज y फ्रॉम 0 और 1, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, आप उसके लिए एक डीप नेटवर्क ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिस इज द इनपुट लेयर, फिर आपके पास एक हिडन लेयर है H1, H2, एक और हिडन लेयर, कैन हैव न्यूमरस हिडन लेयर्स H of n। उसके बाद आपके पास फाइनली एक आउटपुट लेयर आ गई। ओह सॉरी, इस केस में सिग्मोइड भी लग सकता है क्योंकि सिर्फ दो ही आउटपुट्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन आपको जो मैं एसेंशियली चीज बताना चाह रहा हूं कि इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा। तो ये दीज आर फुली कनेक्टेड, ये सारे इनपुट लेयर फुली कनेक्टेड है इसके साथ, फिर ये लेयर इसके साथ फुली कनेक्टेड है, और इसी तरह कंप्लीट कनेक्शन है। दिस इज अ फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, fully connected feed forward network। और इसमें है ये कि आपके पास वेट्स हैं, जिस तरह W है, U है, आखिर में आपने कहा AP है, एंड देयर आर अदर मैट्रिसेस व्हिच फॉर्म द पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क। और हो रहा ये कि you get an output y hat, a prediction, you compare it with this loss function, calculate करते हैं y hat और y के डिफरेंस है, इसको बैक प्रोपेगेट करते हैं with respect to whatever values you have, और फिर वो बैक प्रोपेगेट होते होते इधर आता है। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाले डिफरेंशियल्स आपके चेन रूल से कंप्यूट हो जाते हैं until you get to the very first layer and you're calculating the differential of the loss function with respect to these weights। बीच में biases भी हैं, तो मैं मिस कर रहा हूँ, तो हर जगह जहाँ जहाँ biases हैं आपके, उनके साथ भी differential calculate हो रहा है। तो यहाँ जिस तरह सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि there is this differential with respect to the bias values भी है, ठीक है। तो ये हो गया propagation of errors backwards, तो ये back propagation in deep neural networks। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? क्या इश्यूज है? कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं आप लोगों को कि नहीं? 3-4 बड़े इश्यूज हैं इस फीड फॉरवर्ड फुली कनेक्टेड नेटवर्क। तुम लोगों ने मेरी आदत खराब की, वैसे सही बताओ, ऑनलाइन खामोश रह रहे के मुझे भी दीवारों से बातें करने की आदत हो गई है। अब तुम लोग पीछे देखो होता तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं बहुत तंग होता था, परेशान होता था, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही पढ़ाता था। पहला इशू आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सिंपल नेटवर्क को लेता हूं, आपके पास टोटल कितने पैरामीटर्स हैं इस नेटवर्क में?
इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करें। ये वेट्स कितने थे? 20 टाइम्स 3, 20 टाइम्स 3 60। ये वेट्स कितने थे? 15. बायसेस कितने थे? वो भी पैरामीटर्स हैं। कितने हो गए? 78। ये तो बहुत छोटा सा नेटवर्क है, इधर तक तो मसला ही नहीं था, इसीलिए 90s तक इसी तरह के नेटवर्क से थोड़े से इससे बड़े खेलते रहे, मजा आता रहा। लेकिन मसला यह था कि स्केल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसी हैं? इनके अंदर 5 वर्ड्स नहीं है। हमारी उर्दू लैंग्वेज में 1,00,000 वर्ड्स है, विच मीन्स कि ये हर इनकोडिंग जो 1 हॉट इनकोडिंग है, दिस इज नोड ऑफ लेंथ 5, इसकी डायमेंशन जो है 100,000। और आपने सिर्फ 2 की कॉन्टेक्स्ट तो नहीं देनी ना, आपने 5-10 की कॉन्टेक्स्ट देनी है। आप सोचें जैसे नेटवर्क की विड्थ बड़ी होती है, पढ़ा तुम लोगों ने, विड्थ से ज्यादा फर्क पड़ता है या डेप्थ से ज्यादा फर्क पड़ता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे? कितना? एक नेटवर्क है बहुत डीप है लेकिन इतना वाइड नहीं है, इसके पैरामीटर्स ज्यादा होंगे, या एक नेटवर्क जो इतना डीप नहीं है लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, उसके पैरामीटर विड्थ ज्यादा, क्योंकि विड्थ जैसे ज्यादा हो जाएगी आपके एकदम से कनेक्शंस ज्यादा हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल है विद द साइज ऑफ द विड्थ, जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, डेप्थ से इतने ग्रो नहीं करते। तो यहाँ 78 पैरामीटर जो रियल नेटवर्क्स हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल GPT-2 का नाम सुना होगा शायद, दिस इज जनरेटिव मॉडल यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? देखो 2-3 साल पुराना मॉडल है। कितने? 175 मिलियन, 1.5 बिलियन, बड़ा बी लिखता हूँ, बिलियन पैरामीटर्स, ठीक है। जो GPT-3 है ना, वो है 175 बिलियन। इससे GPT-2 हमने यूज किया लेकिन वो छोटा वाला है वो। अच्छा हो। यस ये GPT-2 जो है ना, आप अपने कंप्यूटर्स पे ट्रेन नहीं कर सकते। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ओपन सोर्स है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। इन्फ्रेंस के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। यू कैन यूज द ट्रेन्ड मॉडल्स, इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ट्रेन ऐसे नहीं कर सकते आप लोगों की जान नहीं है। ये तो आप इन्फ्रेंस भी नहीं निकाल सकते इसमें से, माजरत के साथ, क्योंकि इसकी इन्फ्रेंस निकालने के लिए जो मशीन चाहिए ना, it needs to have at least 11 Tesla GPUs, 24 GB each. तो सिर्फ इन्फ्रेंस निकालने के लिए, यानी 175 बिलियन पैरामीटर जब खुलते हैं सिर्फ, तो 300 GB ऑफ रैम चाहिए, वो उसके अलावा है, उन GPUs के अलावा। तो ये तो हो गई यहाँ मालूम। अच्छा, चाइनीज ने भी रिसेंटली एक लॉन्च किया है नया मॉडल, जिसके अंदर कितने ट्रिलियन पैरामीटर्स है? चेक किया किसी ने? चेक करना अभी, परसों लॉन्च किया था। नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझसे नहीं प्रोनाउंस होता, चेक करके मुझे बताना। तो ये थोड़े से पैरामीटर्स हैं, अभी तो ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे सिर्फ जीपीयूज की वजह से। कि उससे पहले हमारे पास इतनी जान नहीं थी कि पैरेलल क्या कैसे मर्जी करके इतने ज्यादा पैरामीटर्स को हम ट्रेन कर लेते हैं। इसमें इशू सबसे बड़ा इसीलिए यही है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। दूसरा इशू क्या है? आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे इश्यूज बताएं कि फीड फॉरवर्ड डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे क्या इश्यूज है जो लोग पढ़ चुके हैं, और मुझे नजर भी आ रहे हैं, कैमरे के पीछे नहीं छुपे हुए। हाँ, इश्यूज हिडन लेयर से मुताल्लिक क्या है? क्लियर नहीं होती, जब ज़्यादा डीप नेटवर्क हो जाता है तो पता नहीं चलता कि Black box activation- ये 3, 4, नंबर 5 है। We do not know what the network is learning. It's not really a black box. हमें वेट्स का पता है, हमें ये नहीं पता कि ये वेट्स लर्न क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या सीखा है। हम सिर्फ हंचेस बना रहे हैं कि यार
यहाँ पे शायद फाइन ग्रेन फीचर्स हैं, और जैसे जैसे हम डीपर जा रहे हैं तो कोर्स ग्रेन फीचर्स होते जा रहे हैं। ये सब गपशप है, हमें एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा कि ये नेटवर्क लर्न क्या कर रहा है, लेकिन चल रहा है एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। तो ये दिस इज पॉइंट नंबर 5। जो आसान पॉइंट्स हैं उनमें एक ये है, हाउ डू यू डिटरमिन दीज हाइपर पैरामीटर्स। दो मैंने आपको बताया, एक एक हिडन लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए। यहाँ मैंने 3 ले लिए। इस 3 से क्या फर्क पड़ा एम्बेडिंग्स में, कि हर एम्बेडिंग, फॉर एग्जांपल इस वर्ड आ की एम्बेडिंग दिस इज ऑफ साइज 3, क्योंकि ये वेट्स हैं जो मैंने लाल में बनाए, वो एम्बेडिंग है ऑफ वर्ड आ। तो जो वर्ड आ है ये बनेगा u ऑफ 3 1, u ऑफ 3 2, u ऑफ 3 3। ये इसकी एम्बेडिंग होगी, जो फाइनल वेट्स ट्रेन हो जाएंगे। तो ये कैसे डिटरमिन किया मैंने, मुझे यहाँ 3 न्यूरॉन्स होने चाहिए। यहाँ तो आसान है कि मुझे चाहिए कितने न्यूरॉन, लेकिन बेस्ट क्या है, कितने साइज की डेंस एम्बेडिंग वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनती है आग, कैसे डिटरमिन करें। तो ट्रायल एंड एरर के साथ चल रहा है कि 100 ट्राई किया, 200 ट्राई किया, 600 ट्राई किया, तो कौन सा वाला अच्छा है। क्या हुआ कल पेन हुए हो, पता लगा कि सारी वीडियो में तुम ही पेन हुए हो और मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो अपना माइक बंद रखो। असफंद यार तुम भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही, आ जाओ। अच्छा, तो एक तो हाइपर पैरामीटर ये है, कितने न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर। दूसरा हाइपर पैरामीटर्स, कितनी हिडन लेयर्स, कितनी चाहिए। ठीक है, तो डिटरमिनिंग हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर उनको नहीं कंसीडर करते जिनकी परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। जैसे इस केस में तो आप लेयर चेंज करके देख सकते हैं कि किस पे वेस्ट है। तो ये तो ट्रायल एंड एरर ही है। कितनी पॉसिबिलिटीज है, सर्च स्पेस कितनी बड़ी है, कितनी लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। एक से लेके इन्फिनिटी तक लगा लें, कितनी लेयर्स है पता ही नहीं कर सकते। स्पेस इतनी बड़ी है। और जब कॉम्बिनेशन में आते हैं कि हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स प्लस कितनी लेयर्स, और ये तो अभी सिंपल नेटवर्क में हम बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, लाइट इश्यूज, किसी न्यूरॉन की लाइट गुल हो गई। ये हमारे दिमाग का न्यूरॉन नहीं है कि लाइट बत्ती गुल हो गई एक न्यूरॉन की। बाय द वे बहुत डिफरेंट चीजें हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन आवर हेड्स। हमारे जो दिमाग में है ना, वो अल्लाह ताला ही ने बनाया है। अच्छा, ये तो कहते हैं उसके बिल्कुल क्लोज है वो एक्सियन है वो। नहीं बिल्कुल भी नहीं कहते, अब बिल्कुल नहीं कहते। 1950s में कहते थे, 70 साल पहले। अब बिल्कुल नहीं कहते, अब कहते तौबा, ये कोई करीब की चीज भी नहीं है। जो असल में बात है, हमें अपना दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसके अंदर फायरिंग है ना, फायरिंग ऑफ न्यूरॉन, उन्होंने क्या थ्रेशोल्ड है, एक थ्रेशोल्ड से क्रॉस करेगा फायर करेगा। हमारे जो न्यूरॉन है ना बड़े अजीब है, एक कभी थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है फायर नहीं कर रहा, और वो परेशान है कि क्यों नहीं कर रहा भाई ये। देखो ना, मैं भी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा हूँ, कभी फायर ही नहीं कर रहा न्यूरॉन। तो ये हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी है। मजे की बात है, अभी तो बहुत सारी चीजें इनको नहीं पता, मुझे भी पता चल गई है किसी हद तक, रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि सारे न्यूरॉन्स आपके दिमाग में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दिल में पढ़ चुके तुम लोग, मुझे आर्किटेक्चर पढ़ चुके हो। एक बंच ऑफ न्यूरॉन्स, ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन तो पाँव के अंदर भी है। कोई कह मेरे गोडे में भी न्यूरॉन्स हैं, हाँ, लेकिन सोच नहीं सकता। न्यूरॉन्स दिल में भी है, और जो दिल के न्यूरॉन्स है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब तुम लोग उस एज में तुम लोगों को समझ आ रही है कि दिल के न्यूरॉन्स कितने ज्यादा क्रिटिकल है। और कुछ लोग खेल रहे होते हैं इनके साथ, ऐसे ही खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं चल रहा कि इस वक्त इस एज में ऐसे खेलना नहीं चाहिए, है ना। अम्मी अब्बू भी खेल, हमारी शादी ना करा दे, वो पता चला दिल के न्यूरॉन्स इधर उधर चला गए। क्या हुआ है? वो कहने की तो हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसे डज लगाते हैं
बेटा तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तुम्हारे सारे दोस्तों को मिल गई। सारे न्यूरॉन्स रो पड़ते हैं सारे न्यूरॉन्स। अच्छा 3 और 4 पिछली क्लास में मैंने लिखे थे, अब मैं भूल गया, यहाँ कुछ और लिखा हूँ। अच्छा नंबर ऑफ पैरामीटर्स, हाँ, this kind of a network is inflexible. Sequences को अच्छा प्रोसेस नहीं करता, cannot be. Variable sized sequences, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है इट्स अ सीक्वेंस, हम जो बातें कर रहे हैं इट्स अ सीक्वेंस। हर टेक्स्ट एक साइज का नहीं होता। मैंने लेट सपोज कि ये नेटवर्क बनाया फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, अब यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया ना, क्योंकि ये लेयर मुझे फिक्स करनी है किस साइज की बनानी है, राइट। यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स ये इनपुट जाएंगे, क्योंकि इनपुट लेयर को भी फिक्स करना है, वेरिएबल तो नहीं हो सकती। अब ये सारे के सारे रिव्यूज 6 वर्ड्स के नहीं होंगे, कोई रिव्यू 20 वर्ड का लिखेगा, कोई बहुत ज्यादा तब गया मैकडोनल्ड पे तो जाके 50 वर्ड का रिव्यू लिख देगा। अब वो क्या करें, उसका क्या हाल है। मैं बताता हूँ कि पहले वाले लोग क्या करते, उन्होंने कहा अच्छा मैक्सिमम कर लेते हैं, मैक्स, ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कितने साइज का आएगा 30 50, तो उस हिसाब से नेटवर्क बना लेंगे। लेकिन जब छोटा रिव्यू आएगा तो क्या करेंगे, उसको हैंडल कर लेंगे, बफरिंग या पैडिंग कहते हैं उसे, पैडिंग कर लेंगे, आगे या पीछे पैड कर लेंगे कुछ और वो रिव्यू। लेकिन उसके अलग मसाइल, उसके मसाइल हैं कि इसको पता नहीं चलता नेटवर्क को, वैसे हमें नहीं पता कि ये क्या लर्न कर रहा है, और इसको ये नहीं पता चल रहा कि हमने पैडिंग की भी है आगे की ये पीछे की, तो उसको क्या पता, वो समझ रहा है कि मुझे पूरा रिव्यू मिल रहा है। और कभी आप 13 की पैडिंग कर रहे हैं, कभी 14 की पैडिंग कर रहे हैं, कभी 5 की, कभी नहीं हो रही पैडिंग, नेटवर्क क्या लर्न करेगा, बहुत सारी चीजें, लेकिन चल पड़ता है और अभी भी चल रहे हैं बहुत सारी चीजें। एज लॉन्ग एज लोगों को पता नहीं कि क्या कर रहा है, इट वर्क्स, इंडस्ट्री चला रही है, धड़ाधड़ चला रही है। तो एक हो गया वेरिएबल, और एक और रह गया, वो क्या है, नहीं लिखा हुआ था मैंने। कोई और चीज ध्यान में आती है इश्यूज में, क्या इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ। मैथ तो है ना, उधर लिख देना, पर पैरामीटर्स में घुस गई, बहुत ज्यादा है मैथ, इतनी ज्यादा नहीं है। सबसे कॉम्प्लेक्स मैथ सारी डीप लर्निंग में वो यही मैट्रिक्स कैलकुलस है जो इधर आती है, बैक प्रोपगेशन में जो नजर आ रही है आपको, और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको एक दफा ये हैंडल आ गया ना, यार यहाँ तक कैसे पहुंचना है मैंने, बाकी मैथ नहीं। और वैसे भी कौन सा आपने इम्प्लीमेंट करनी, कभी सारी लाइब्रेरीज बनी पड़ी हैं, आपने अंदर डाले पैरामीटर्स, सिर्फ उसकी ट्यूनिंग करनी है, तो वो तो आपने कभी करना नहीं, बहुत मुश्किल है, रेयर काम होगा, अनलेस के कोई जीनियस की तरह आप लोग सोच रहे हैं कि यार इसके बगैर भी हो सकता है काम। फिर भी आप, लेकिन आपको इक्विवेलेंट कोई काम सोचना पड़ेगा। वैसे है मेरे जहन में बहुत सारे बाईपासिंग आर्किटेक्चर्स के लिए, अगर आपका दिल है तो मिल लेना मुझसे, ठीक है। अच्छा एक है लोकेशन सेंसिटिविटी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वैसे हमें नहीं पता नेटवर्क क्या लर्न कर रहा है, लेकिन सिमेंटिक्स के हवाले से, मीनिंग से हवाले से, व्हाट इज द नेटवर्क लर्निंग, ये हमें नहीं पता। चलो मैंने ये वैसे ही गैप खत्म करने के लिए ना डाल दिया, मुझे भूल गया पिछली क्लास में मैंने क्या लिखा था, मुझे ये याद है कि 5 थे, अब तो रिकॉर्ड हो गया, चलो कोई बात नहीं। कितना टाइम लगे, टाइम बहुत है यार, जबरदस्त। तो आज ना इसको हैंडल करेंगे हम, which is variable size sequences, और इसको कहते हैं, इसके बाद आई, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए एनएलपी के अंदर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में या सारी लैंग्वेजेस में देयर आर सीक्वेंसेस और सब वेरिएबल साइज होते हैं। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें फिक्स साइज के सेंटेंस ही बनाने आपने, कि हर सेंटेंस का साइज जो है ना वो 5 होना चाहिए, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं। हर लैंग्वेज में कोई बड़ी बात करनी है लंबा सीक्वेंस चला लिया, छोटी बात करनी छोटा सी। We need sequence architectures.
सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाले भी होते हैं. सीक्वेंस आर्किटेक्चर इज द जनरल नेम, लेकिन सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर्स आर अ सबसेट ऑफ दीज सीक्वेंस आर्किटेक्चर्स. उसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या कि आपने कहा कि वी नीड टू लुक एट द टेम्पोरल नेचर ऑफ द इनपुट. आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि रैंडम, क्योंकि जब आपने पूरा का पूरा सेंटेंस दे दिया तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो बिल्कुल ही नहीं देखना ना कि आगे क्या है पीछे क्या है, वो कह रहा है बस इनपुट आ रही है. लेकिन हमें पता है कि सीक्वेंस में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, और अगर इनको मैश कर दें या बैग ऑफ वर्ड्स बना लें तो वो सारा मीनिंग खत्म हो जाता है. एंड वी कॉल दिस द टाइम. तो टाइम सीक्वेंस में मुंह से पहले ये निकलेगा वर्ड,
आवाज आनी शुरू हुई अभी? मसला ये है कि रिकॉर्डिंग जारी है, रिकॉर्डिंग जारी है। अब ये तो मसले होंगे ना, अब इनके साथ तो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता मैं, वो एक तरीके से हो सकता मलकुल मौत आए ले जाए। अब तो और फिर ठीक है, कि इस कैमरे को मैं उधर कर दी। लेट्स सी, बताओ नजर आ रही है? हाँ आया, चलो गुड। आवाज आ रही है तुम लोगों को? स्पीकर तो है, बंद किया हुआ था मैंने। हाँ अब बोलो। अब तुम लोगों को थोड़ा सा कम नजर आएगा है, तुम दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए ज्यादा। हम लोग आ गए बस। टी माइनस में जो है ये पिछली इटरेशन हम्म, असल में तो ये बात इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि ये जो इनपुट लेयर है इसमें इतने ही यूनिट्स हैं, हिडन लेयर में इतने ही न्यूरॉन्स हैं, दैट्स इट। अब मैं जो ब्लैक में बना रहा हूँ दिस इज नॉट रियल, टाइम में इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो एट टाइम स्टेप t+1 हिडन लेयर इधर आ जाएगी, एट टाइम स्टेप t+2 हिडन लेयर इधर आ जाएगी, राइट? ब्लैक में बना तो हो रहा है कि these connections, ये वैल्यूज प्रोपेगेट हो रही है। तो दिस इज अच्छा इनपुट भी बना रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं, इस एग्जांपल को फॉलो करते हैं। एग्जांपल में मेरे पास था कि जनाब इनपुट जा रही है पहले टाइम स्टेप पे बर्गर, ठीक है? बर्गर गई, कुछ एम्बेडिंग्स बनाई आपने, वन नॉट इनकोडिंग बनाई, ये वेट से मल्टीप्लाई हुआ और जो हिडन लेयर है उसने कुछ आउटपुट जनरेट की और ये वैल्यूज आगे होते होते यहाँ पे आखिर में उसने कोई टैग प्रिडिक्ट कर लिया, लेट्स सपोज एनएमई प्रिडिक्ट कर लिया, दिस इज योर बाय हैंड, ठीक है? उसके बाद क्या वो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ बीच में जनरेट हुई थी यहाँ भी पास हो गई आगे, एंड एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप you have the word what, बहुत बहुत going in. So this is time step 1, this is time step 2, this is time step 3. जब बहुत गया तो जैसे इन ट्रेनिंग ये भी हुआ होगा कि बैक प्रोपगेशन होके थोड़े थोड़े अपडेट हुए होंगे, क्योंकि बहुत गया फिर इन वेट से मल्टीप्लाई वैल्यूज ये भी आ रहा है यहाँ पे और फिर ये यूज मल्टीप्लाई फिर कुछ आउटपुट निकली, लेट्स सपोज कि उसने कहा कि ये एडजेक्ट है, गलत हो गया बाय हार्ट, और आपको पता है दिस इज योर बाय, आपने डिफरेंशियल निकाला और आपने बैक प्रोपगेट किया। फिर क्या हुआ नेक्स्ट टाइम स्टेप पे, ये वर्ड गया आपका बदमजा और ये कैलकुलेशन हुई, पीछे से बहुत से जो कैलकुलेट हुआ था हिडन यूनिट से जो वैल्यूज कैलकुलेट वो आए, वैल्यू कैलकुलेट हुआ एंड यू गेट सम आउटपुट, लेट्स से, और जब तक के ये सारा सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाता, एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आ जाता, ये कुछ आउटपुट दे रहा, दिस इज सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर, ठीक है? अब जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जब ये प्रेडिक्शन हुई, दिस इज योर वाई हैट एंड यू हैव योर वाई, इन दैट केस आपने बैक बैक प्रोपगेशन है, आपने लॉस कंप्यूट किया, बैक प्रोपगेट किया, पीछे यू अपडेट हुआ, लेकिन जब ये यू प्रोपगेट हुआ पीछे तो ये बैकवर्ड्स इन टाइम भी प्रोपगेट हुआ, तो बी ऐसे अपडेट हुआ, एंड नॉट ओनली दैट ये पीछे भी यही हो रहा था, यूं प्रोपगेट हुआ, यूं प्रोपगेट हुआ, यूं भी प्रोपगेट हुआ, तो ये आपकी वैल्यूज भी प्रोपगेट हो रही है पीछे की तरफ until you get to h of 0. So this is h at time step 1, h at time step 2, h at time step 3.
तो आपको स्टेट दिखा रहा है, दिस इज योर आर्किटेक्चर। और ये रिकरेंस को मैंने सिर्फ ओपन किया है इसका, आपको बहुत सारे LSTM इज एन आर्ट है। अगली क्लास में इरादा मेरा यही है कि LSTM और VRUs कवर कर लूँगा। नहीं अब कैसे होगा, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ भाई कोई है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाजा है कि जो मेरे यहाँ सामने बैठे हुए हैं ना उनको कितनी समझ आ रही है, तो तुम लोगों को कितना आ रहा होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आर्ट्स थोड़ा बहुत है। यही हुआ। एग्जाम में क्या होगा, इसलिए मैं मॉक एग्जाम लेना चाहता हूँ कि मुझे भी पता चले कि तुम लोग क्या करोगे। ऐसे मुझे खाली खाली पेपर नहीं चाहिए फाइनल। तो 3 दफा तो लाइट जा चुकी है। मुझे पता है बहुत है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्या हुआ। तो ये मिडिल लेयर है ना, इसमें कैलकुलेशन हो रही कैसे, हाउ इज दिस एज बीइंग कैलकुलेटेड एट टाइम स्टेप t। तो दिस इज जैसे पहले हो रहा था, ये इनपुट आपका w ऑफ t इज अ वेक्टर, जो कि वर्ड वेक्टर बना हुआ है एम्बेडिंग किसी तरह से, दैट्स मल्टीप्लाइड विद, यार ये तो ओवरफ्लो हो गया, सॉरी x कर लेते हैं, सही है। तो x एट टाइम स्टेप t, और ये w है, दिस इज अ मैट्रिक्स, जिस तरह पहले वाले में हो रहा था डीप आर्किटेक्चर में। लेकिन यहाँ पे जो रिकरेंट कनेक्शन है ना, इसमें ये भी हुआ है कि एडिंग दिस v into h of t minus 1, ये v t minus, देखो ये जो v है ना, दिस इज अ फिक्स्ड मैट्रिक्स। फिक्स का मतलब है कि वो अपडेट हो रहा है। ये मैट्रिसेस तो वहीं रहेंगे ना, आखिर में जब पूरा नेटवर्क ट्रेन हो जाएगा, those weights will be fixed। लेकिन जो स्टेट है, दिस इज द स्टेट बीइंग फॉरवर्डेड इन टाइम, वो चेंज हो रहा होगा। वो पिछले स्टेट को जरूर देख रहा है कि पहले क्या वैल्यू थी, वो इधर ऐड हो गई। मैंने बायस को डाल दिया टू मेक दिस सिंपलर। उसके बाद बाय हैट क्या होगा, बाय हैट इज सिंपली दैट u टाइम्स h और सॉफ्ट मैक्स लगा, तो वो सेम रहेगा। या कोई और एक्टिवेशन फंक्शन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम जनरली सॉफ्ट मैक्स भी लगाते हैं। तो कैसे होता है ये, देखो इधर नोट्स है, व्हेन आई गिव दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम, और मैं यहाँ फंस गया, यहाँ तो जा ही नहीं सकता। और मुझे चार्जर भी लेके आना नेक्स्ट क्लास के लिए। शुक्र है कि रिकॉर्डिंग नहीं बंद हुई है, अब बंद कर देता हूँ। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग ऑनलाइन हैं अगली क्लास में यहाँ आने की कोशिश करें। अगले हफ्ते तो वैसे भी आना है ना, ये जो चिल प्रोग्राम था मेरे पसंद नहीं आया। चलो और कोई क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि असाइनमेंट टिक माफ कर दी। ये आसान है। ये बताएं सर कि चूज करें पहली पहली जो सर इजी सी कोई दे देना कौन सी पहली है? पहली जो थी जैसे बेस्ट ऑफ इस टाइप वाला चक्कर है तो बताएं सर, वरना बेस्ट ऑफ 6 तो है ना। तो सर मैं 7 मिनट में बस प्रोजेक्ट हम करेंगे सर। प्रोजेक्ट तो करना ही सर करें। है ही नहीं सर, टाइम ही नहीं सर है असल में हमारी सारी सर। ये सर प्रोजेक्ट्स आए हैं सारे सर, एफआईबी पे प्रोजेक्ट में 13-14 काम। बातें करती हैं प्रपोजल में। वो देख रहा हूँ मैं। सर इससे आपको तबीयत खराब हो गई। बहुत है ना सर। सर हमारे तो प्रोजेक्ट ये है सर जो आ सर मैंने तो GPT-2 यूज किया हुआ था प्रपोजल। सर मैंने लेकिन अच्छी बात है कि प्रपोजल में इम्प्लीमेंटेशन, आप प्रपोजल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में एक्सपेक्ट नहीं करना। तो चारों आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के 2-4 दिन मेथोडोलॉजी को थोड़ा फॉर्मलाइज करें।
क्योंकि एक कमजोरी मैंने देखी है कि जो हमारे 5 से बच्चे जा रहे हैं ना, वो इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत जरूरत नहीं पड़ती है सर, हमने आगे जाके वो डेवलपर लगना हमने आगे जाके तुम लोगों ने मैं चाहता हूँ तुम लोग जो है ना ब्रेक थ्रू काम करो। रिसर्चर्स में नहीं देखो, दो ही चीजों में ब्रेक थ्रू हो सकता है, या तो आप रिसर्चर बन के नया काम करें, या फिर दिमाग लगा के अपना काम सेटअप करें, उसके लिए दिमाग चाहिए। तो गाइड में हम्म सर, उसके लिए तो गाइड में क्या गाइड करूँ यार मैं, लेकिन अभी तो टेक्निकली मैं गाइड कर सकता हूँ। कुछ चीजें होती है गैप, आपने गैप देखना होता है फिर बहुत ज्यादा। देखिए आप ये देख रहे हैं ना कि किसी ने सोचा कि यार ये एक यूनिट काफी नहीं है, मल्टीपल यूनिट्स। आज मैंने आपको काफी सारी डिमांड प्रोसेस दिखाई। सर, इसकी डिमांड यहाँ तो सर सिंपल, आपको अगर आप मशीन लर्निंग की बात करें तो नहीं बहुत जॉब सर नहीं ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट है, रिएक्ट डेवलपमेंट कर लो, वेब डेवलपमेंट कर वो भी सर मर्जी करना होता है कि कोई एपीआई बनी हुई है, इसके लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो करता है, घर पे उससे सर अगेन रीजन वही है सर, मेन कंपनी कहीं और बाय जर्मनी बनी हुई, अमेरिका बनी हुई, उनको सर डेवलपर सस्ता चाहिए, वो नहीं आप मिल रहा है। रिजल्ट में तो सर भारी करते हैं। सर मेरा एक इंटरव्यू था, सिलेनियस कंपनी है, सिलेनियस टेक्नोलॉजी स्पेस बोर्ड में बनी हुई है। अब अपेरेंटली देयर जर्मन कंपनी जो कि ऑडी और इन सब के साथ काम कर रहे हैं ऑन ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो व्हेन आई गेव द इंटरव्यू तो ही वाज लाइक कि हम मशीन लर्निंग का हम कोई काम नहीं करते, हमें सिर्फ C++ में कोड लिखना है जो इनपुट लेगा और बस आगे सेंसर से यही तो इनपुट अफसोस लेगा। है, यही तो अफसोस है, फिर कौन करेगा हमारे काम। एग्जैक्टली हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, हाँ उसमें अभी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमें हमें जो है ना वो नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से तो हम बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल में कि हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मसाइल सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि थ्रू आउट हमने आप लोगों को प्रिपेयर किया है बिकॉज ऑफ दैट कॉलोनियल माइंडसेट। एग्जैक्टली यार आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कब तक, कब तक। और सर आई थिंक इसकी देखो, what is opportunity? Is it money? Is that it that you want in life? Is that your gold standard? कि पैसा ज्यादा होना चाहिए, अच्छा सा घर हो, अच्छी सी फैमिली हो, और मैं मजे कर, बस। अगर ये स्टैंडर्ड होता ना एलॉन मस्क का या बेजोस का, तो हो जाता काम। वो कहते हैं बीवी जाए ये जाए, लेकिन मैं अपना फोकस, मुझे बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं चांद पे जाके कदम रखूं, तो मैं अपने भाई को भी ले जाऊंगा, खुद भी और भाई को भी लेके जाऊंगा। इसलिए नाम भी नहीं सुना था उसके भाई का कल का, कल उसने कहा बेटा भाई भी मेरे साथ, बेगम तो गई। खैर नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि यार आप लोग थोड़ा सा विजन है ना बड़ा, ठीक है किसी दर्जे में कुर्बानी तो होती है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स को आप वरना आगे बहुत नुकसान मुझे नजर आ रहा है जो इंडिया हमें दिखा चुका है पहले। आप समझे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा मसला यही है। इंडिया का सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने बहुत जीनियस माइंड्स प्रोड्यूस की टेक्नोलॉजी वाइज, सारी बड़ी बड़ी कंपनी चला सब वहाँ हैं। उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो सीखा, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं है। वहाँ की प्रॉब्लम्स बिल गेट्स आके सॉल्व कर रहे हैं कि वहाँ पे गटर लाइनें कैसे होनी चाहिए, टॉयलेट कैसे बनाने। भाई ये जितने बड़े बड़े जीनियसेस तुम प्रोड्यूस करके गूगल का हेड बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट का हेड बना दिया, बाद में बिल गेट्स है आगे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। Why not them? क्योंकि they were not trained. They were not trained. They had different gold standards. आप लोग भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, आखिर में हम उधर ही पहुंच जाए। हमारी सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, हमारे पास भी ऑटोनोमस ड्राइविंग प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे नहीं टेस्ला चल रही होगी अगले 10 साल के अंदर अंदर के ऑटोमेटिकली चल रही होगी, नहीं चल रही होगी, मुश्किल प्रॉब्लम्स है। हम वो प्रॉब्लम्स देखें जो हमारे करीब हैं, सोसाइटी में आसपास है, एंड यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कंगाल होके कायदे आज़म की तरह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के आप लोग काम कर, नहीं वो नहीं होगा। नहीं सर, मतलब मसला ये है जिस तरह से अगर आप सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट को लिखने रियल लाइफ में यहाँ यूज, तो सर वो आगे से कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी बता रहे हैं कि आपको अलाउ नहीं करें।
प्रॉपर रीजन लगा देंगे कि नहीं इसमें लाइफ का रिस्क है या ये हैजर्ड्स हैं। देखो जहाँ वाला अपॉर्चुनिटी नजर आने एनओसी की निकलता है सब कुछ हो जाता है नहीं, एकदम तो यहाँ पे पैसे से निकल बिल्कुल होता है नहीं अरे ये क्या होता है तो आप उन जगहों पे जाए ना उन प्रॉब्लम्स को टैकल करें जहाँ पे कर सकते हैं क्यों डायरेक्टली जाके आप उस बड़ी प्रॉब्लम को सही है इलॉन मस्क वगैरह के भी देखें सर, वो ये नहीं कहता कि वो कोई सबसे एक्सपीरियंस बंदे उठाए, वो सारे अपने मोस्टली काम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनके ग्रुप्स बनाता है, उनके कॉम्पिटिशंस करवाता है और विनर को थोड़ा सा प्राइस दे के वो बिलियंस ऑफ डॉलर पे काम करवाता है। बात ये है कि विजनरी है उसकी उस वो अपनी कंफर्ट की वजह से अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आपको पता है 2016 में नॉट लॉन्ग अगो उसने कहा मैं खुद एलॉन मस्क ने कहता मैं खुद फैक्ट्री की छत पे सोया हूँ कई दिन जैसे अक्सर वो तो फैक्ट्री की छत पे ऑफिस सोया होता है। नहीं छत पे सोया हूँ। आप तो ऑफिस में सोते हैं ना मैंने कहा कि अभी बाहर यहाँ बच्चे आना नहीं चाहते कि गर्मी है तो इसलिए बैठो अभी कोई बात नहीं लेकिन आपको विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज देखो प्रॉब्लम्स आप चलो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही चाइना इज अ बिग मॉडल फॉर मेनी रीजंस करप्शन को टैकल किया उन्होंने सारी करप्शन खत्म हुई चाइना में नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि किसी लेवल तक जाएंगे और वो भी ऊपर से आए लेकिन अगर इफ यू डोंट अगर किसी के रसूख है तो कोशिश करें बिल्कुल अगर मेरे एजुकेशन में असल रसूख है तो कोशिश करो कि करिकुलम सही डेवलप हो जो भी हो एजुकेशन सही हो इसका असल रसूख है भाई एनएचए में हाईवेज का काम सही हो रहा है लोग कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन मसला ये ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा इशू है हमारे अच्छे लोग बहुत तेजी से बाहर जाते हैं ये जो मुझे एक चीज तंग करती है ना वो एक रिसेंट कोड है उसने मुझे बहुत तंग बस कि मेरी नींद हराम कर दी उसने कहा है नहीं ट्यूशन वाला नहीं है तो बल्कि कुछ उससे रिलेटेड है लेकिन हमारे किसी ने कहा किसी और ने कहा कि एक पाकिस्तानी का सबसे बड़ा एम्बिशन या सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इसे पता है बात है सबसे बड़ी अचीवमेंट के मैं बाहर चला और फिर क्या किया बाहर जाकर क्या कंट्रीब्यूट किया आपने अपने जमीन को अपने लोगों को क्या कंट्रीब्यूट किया नथिंग ये इंडिया वाले भी ये कर चुके हैं मैं आपको बताऊं कि सुंदर पिचाई या नडेला ये सबसे बड़ा काम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको चंदा दे सकते हैं इंडिया को इनके अंदर दिमाग नहीं है कि वो सोच सकें कि यार इंडिया की ये प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं इस वक्त इतना ज्यादा डिवाइड इतनी ज्यादा हेट्रेड इसमें कभी भी नहीं थी और ये प्रॉब्लम अमेरिका में बैठ के नहीं सॉल्व हो सकती ये बंदा दिमाग वाला वो चाहिए जो वहाँ बैठे हुए जी मोदी जी कहाँ उनका दिमाग और कहाँ सुंदर साहब का दिमाग हो गया था तो हमें लोग चाहिए आप लोग चाहिए ठीक है जाओ बाहर लेकिन आप लोगों को भी नजर आएगा कि फिर व्हाट नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द डे काफी फील्ड में कर ली लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थिंक अबाउट इट कि व्हेन यू ऑन योर डेथ बेड यू लुक बैक एंड से कि क्या मैंने कंट्रीब्यूट किया and the maximum contribution that you can make is in that place where you were born this money यानी मैं भी ये समझता हूँ आखिर में हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा सकूँ मेरी बहुत सारी ज़मीनें ना हो सकता है वो भी सुनेगा हो सकता है मैं पार्लियामेंट में ना जाके बैठ सकूँ हो सकता है मुझे कोई भी ना जाए हो सकता है लेकिन आई एम सेटिस्फाइड आई एम मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन आप लोगों को भी अपने हिसाब से साथ में मैंने जो सकता है साइड हसल हो सकता है विजन होना चाहिए तो जरूर होता है फ्रेंड्स है अगर बंदा फंसा हुआ है ना और बंदे के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्रीडम नहीं है लेकिन जितना है उसको यूटिलाइज करें फॉर द राइट रीजन हो सकता है आपको पता है किसी की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है किसी की नहीं कि है बड़ी जगह है जानते हैं मैं यहाँ भी जानता हूँ बहुत सारे पढ़ाई हम मजे के लिए कर रहे हैं नीडेड और लेकिन उनके भी कोई खास विजन मुझे नहीं लग रहा है बहुत सारे उनको विजन ठीक करना बहुत जरूरी है चलो थैंक यू वेरी मच जाके अपना चार्जर देखता हूँ
और अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तेरे पास ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बन रही है अभी तक? मैं कहा था